नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को फर्स्ट यूनिट करवा रही थी। फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स। हम थर्ड यूनिट आप लोगों की कंप्लीट कर ली है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप पहले थर्ड यूनिट को कंप्लीट देखिए, उसके बाद फर्स्ट यूनिट पे आइए। फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैंने थोड़े से चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोगों को, कुछ टॉपिक्स। पहला टॉपिक जो है वो पहला जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है। इसके लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट लॉज पढ़े थे। सेकंड जो टॉपिक कराया था मैंने आप लोगों को वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करा दिया। फिर मैंने कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट कराया। फिर मैंने हीट कैपेसिटी कंप्लीट कराया फॉर सॉलिड्स। फिर हम जो टॉपिक किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब जो नया टॉपिक चालू हो रहा है हमारा वो था बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो, तो कल के वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट करवाया था वो था बोर मॉडल। फर्स्ट यूनिट है ये। कल के वीडियो लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था वो बोर मॉडल स्टार्ट किया था। बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। देखो, इसके लिए हमने कुछ बोर मॉडल की कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी। पहली अजम्पशन हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये जो वर्ताकार पथ होता है ये स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है, स्थायी कक्षक कहलाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए उनके मोमेंटम की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंटम की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। दूसरी अजम्पशंस क्या कही कि उन्हीं ऑर्बिट्स में मोशन करेंगे जिनके लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तीसरा ये कहा कि ये जो ऑर्बिट होते हैं इनकी एक डेफिनेट एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहा गया। और चौथा ये अजम्पशंस कही गई कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब जंप करता है तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी करता है। ये एनर्जी जो अब्सॉर्ब और एमिशन हो रही है वो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ही होगी, क्वांटम थ्योरीज के अकॉर्डिंग ही होगी। मीन्स ये एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस न होके छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है। और इनके बीच की जो डिफरेंस आता है, एनर्जी डिफरेंस, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स का जंपिंग हो रहा है, ये जो एनर्जी होती है ये डेल ई दिखाई जाती है और ये होती है E2 माइनस E1। और इसकी जो वैल्यू होती है ये h न्यू फोटोन के इक्वल होती है। यहाँ तक हमने इसके अजम्पशंस पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स स्थायी कक्षक में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते वक्त इस इलेक्ट्रॉन्स पे दो तरीके के फोर्स काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों फोर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। मीन्स हमने ये कहा था कि -ZE² अपॉन R²,
ये इक्वल होता है mv स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है mv स्क्वायर के। इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया था मैंने और इनके बीच रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। इन दोनों इक्वेशंस का यूज किया था और रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। रेडियस आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी। आर की वैल्यू जो फाइंड आउट की थी वो थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमने आर की वैल्यू निकाली थी। आर क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। इसमें हमने एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई स्क्वायर ये कांस्टेंट था और इनकी वैल्यू हमने लिखी थी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। फिर हमने ये कहा था कि हाइड्रोजन के लिए जेड एटॉमिक नंबर होता है और हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। तो वैल्यू हमारी पास ये आ गई। मीन्स यहाँ जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन के। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते गए वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई। अब हम निकालेंगे विस्कोस वेलोसिटी। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको दो तो इक्वेशंस ये रही और एक तीसरी इक्वेशंस ये रही। आपकी इच्छा है आप इस r की वैल्यू इस इक्वेशंस में रखना चाहते हो या इस इक्वेशंस में रखना चाहते हो। किसी भी इन दोनों इक्वेशंस में रख के हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इस r की वैल्यू इसमें रख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख रही हूँ, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ r, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडियस कैलकुलेट कर ली थी, अब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट में मैं r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। सेकंड वाली इक्वेशन से r की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। क्या आएगा? mv एज इट इज। इस r की जगह मैं वैल्यू लिख रही हूँ ये वाली एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये पूरी की पूरी वैल्यू r की वैल्यू थी, ये रही। r की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है और ये इक्वेशन बनी है। देखो इस n से ये एक n कैंसिल आउट, इस h से ये h कैंसिल आउट, इस पाई से एक पाई कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। किसकी वैल्यू निकालनी हमें? v की। तो मेरे पास जो इक्वेशन बची है, मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? mv ऊपर क्या बच गया? nh, नीचे क्या बचा? 2 पाई एम ई स्क्वायर जेड और ये इक्वल टू हो गया 1 के। v की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे इक्वेशंस को उधर भेज दो, इस m से ये m कैंसिल आउट कर लो और v की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऊपर भेजो। 2 पाई की पाई
ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच, यही वैल्यू आएगी। ये इसका पूरा रिवर्स कर दिया मैंने, उधर भेजा। तो अब देखो इसमें क्या क्या कांस्टेंट है उसको अलग कर लो। v इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट, e की स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन h कांस्टेंट इनटू में z अपॉन n, इनटू में z अपॉन n। इन सब की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगी, पाई की वैल्यू पुट करूंगी, e की वैल्यू पुट करूंगी और h की वैल्यू पुट करूंगी। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.188, 2.188। तो v की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2.188 इनटू में z अपॉन n। z एटॉमिक नंबर, यदि मैं ये हाइड्रोजन के लिए यूज कर रही हूं, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे ही मैं यहाँ 1 रखूंगी तो V की वैल्यू आ जाएगी 2.188 इनटू में 1 अपॉन n, मीन्स V इनवर्सली प्रोपोर्शनल n। जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो है वो कम होती हुई चली जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया। यूनिट जो है इसकी मीटर सेकेंड इनवर्स। अब मैं इसकी एनर्जी कैलकुलेट करूंगी। क्या कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की टोटल जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में मैं एनर्जी कैलकुलेट कर रही हूं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैलकुलेट की जा रही है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की जो टोटल एनर्जी है E, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस Zd² अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो है माइनस Zd² अपॉन r। यहां तक क्लियर? हमने दो फोर्स बताए थे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होते हैं। वहां पे हमने क्या कहा था कि Ze² अपॉन r², ये इक्वल होता है mv² अपॉन r के, mv² अपॉन r के। इस r से ये r कैंसिल आउट था, Ze² अपॉन r, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी mv²। आपकी इच्छा है आप इसको mv² की जगह Zd² अपॉन r रखोगे तो जो वैल्यू है वो हम r की पुट करेंगे, और यदि आपने इस Zd² अपॉन r की जगह mv² की वैल्यू पुट की है तो v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। आपकी इच्छा है आप r की वैल्यू पुट करो या v की वैल्यू पुट करो। मैं यहाँ पे इसको दोनों को mv² की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से Zd² अपॉन r की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूं? mv²। ये कहाँ से आया है? ये बोर के अजम्पशन से आया है। बोर ने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में मूव कर रहा है तो इस पे दो फोर्स काम करेंगे, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होती है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उनसे हमने ये वैल्यू निकाल ली। तो मैंने ये कहा कि mv² की वैल्यू मैं Zd² अपॉन r की जगह क्या पुट कर दूं? mv² वैल्यू। तो E क्या आ जाएगा मेरा? E इक्वल टू 1/2 mv² माइनस mv²।
हाफ में एक फुल mv स्क्वायर चला गया, हाफ में एक फुल mv स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा आपके पास? हाफ mv स्क्वायर। क्या बच जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mv स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1, क्या बचेगा? ई इक्वल टू माइनस 1/2 mv स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर? अब देखो v स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन h इंटू जेड अपॉन n। क्या निकाली थी? v इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन h इंटू जेड अपॉन n। मैं इस वैल्यू का क्या कर दूं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? स्क्वायर, तो मैं इस वैल्यू का क्या करूंगी? स्क्वायर करूंगी। इस इक्वेशन को नंबर दे दो 1। अब मैं इस इक्वेशन 2 को v स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? स्क्वायर किया, क्या आया? 4 पाई की स्क्वायर। जैसे इसको पूरी का इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो v स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसका करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, e की स्क्वायर तो पहले से ही था, उसका भी स्क्वायर किया, e की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर n स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास e की वैल्यू आ जाएगी। e की वैल्यू आएगी -1/2 m। ऐसे कैसे रखा है मैंने ये? अब ये वैल्यू पुट कर रही हूँ इनटू में 4 पाई की स्क्वायर e की पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इनटू में n स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कैंसल आउट, 2 में कन्वर्ट हो गया और मेरे पास e की जो वैल्यू आई है ये आई है -2 पाई की स्क्वायर m e की पावर 4 h स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इंटू में जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हम एनर्जी डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो रहा है उसको एनर्जी कितनी चाहिए। जैसे जैसे अब देखो यहाँ पे E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब के सब कांस्टेंट, और किसी एक एटम के लिए Z भी कांस्टेंट होगा, एटॉमिक वेट Z भी कांस्टेंट होगा। क्या चेंज हो रहा है? एनर्जी लेवल्स चेंज हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/n स्क्वायर के। मीन्स जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू कम होती जाएगी, और नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू कम हो रही है मीन्स एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ध्यान से सुनो क्या कहना चाह रही हूं मैं। ये देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट जेड स्क्वायर भी किसी एक एटम के लिए कांस्टेंट होगा। मीन्स अब ये ई जो है उस एटम की जो ई है एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एनर्जी लेवल्स के ऊपर। तो मैंने ये एक रिलेशन बनाया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल -1/n स्क्वायर। मैंने ये कहा कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जाएंगे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। when increase एनर्जी लेवल्स, जैसे ही एनर्जी लेवल्स बढ़े एन की वैल्यू बढ़ी, एन की वैल्यू बढ़ी तो ओवरऑल 1/n स्क्वायर की वैल्यू कम हो गई। कैसी कम हुई? माइनस में कम हुई। ये देखो आगे साइन माइनस में कम हुई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज। कोई भी चीज माइनस में कम हो रही है मीन्स किसकी तरफ मूव कर रही है? वो प्लस
की तरफ तो वो बढ़ेगी। तो क्या होगा, व्हेन इंक्रीज एनर्जी लेवल देन इंक्रीज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये रिलेशनशिप निकल के आ गया। अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए लिखेंगे हम इसको। हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1। हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू क्या है, 1। Z1 है तो E की वैल्यू 4। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में E की वैल्यू क्या आ गई, -2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। अब हम ये एनर्जी है, अब मैं ये कहूं कि En1 की एनर्जी क्या होगी, -2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर। और En2 की एनर्जी क्या होगी, -2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 h स्क्वायर इंटू 1/n2 स्क्वायर। मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी डिफरेंस। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से प्रमोट होके दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है। क्या निकालना है हमें, एनर्जी डिफरेंस। ये N1 है और ये N2 है, इसका डिफरेंस निकालना है। बोर ने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वो न तो कंटिन्यूअस एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं और न ही कंटिन्यूअस एनर्जी एमिट करते हैं। वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब या एमिट करेंगे वो फोटोनों की फॉर्म में करेंगे, h न्यू के इक्वल। किसके इक्वल करेंगे, h न्यू के इक्वल। और ये जो होगी ये En2 की एनर्जी माइनस En1 की एनर्जी होगी। अब देखो मैं इस डिफरेंस को निकाल रही हूं, डेल E, इसको निकाल दिया मैंने h न्यू। En2 की वैल्यू पुट कर रही हूं, ये रही -2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो बाहर माइनस लगाना है, वापस अंदर माइनस लगाना है। 2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर। मीन्स हमारे पास ये जो डिफरेंस आया ये क्या आ गया, डेल E इक्वल टू h न्यू। ये इक्वल टू आया, ये दोनों में कॉमन है, देखो 2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 h स्क्वायर इसमें भी है, ये रहा यहां भी है और ये यहां भी है। मैं आपसे कहूं कि मैं माइनस वाला कॉमन ले रखा है तो क्या आ जाएगा, -2 पाई की स्क्वायर m E की पावर 4 अपॉन h स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, जब माइनस बाहर ले लिया, ये पूरा माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। हम जो स्पेक्ट्रा लेते हैं उस स्पेक्ट्रा में वेव नंबर की फॉर्म में लिया जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में। जब मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ाई थी तब भी आपको यही कहा था कि जो भी स्पेक्ट्रा में जो भी काम में लेते हैं हम सेंटीमीटर इनवर्स में। मीन्स मुझे इसको सेंटीमीटर इनवर्स में बनाना है। न्यू जो होता है वो C/लैम्ब्डा होता है। मुझे इसको न्यू बार की फॉर्म में दिखाना है, न्यू बार की फॉर्म में दिखाना होगा तो मुझे ये पता है, मुझे एक रिलेशन पता है, न्यू जो होता है वो होता है C/लैम्ब्डा। और 1/लैम्ब्डा को
1 अपॉन लैम्ब्डा को जो हम कहते हैं वो न्यू बार कहा जाता है। तो मैं न्यू की जगह c अपॉन लैम्ब्डा पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ गया, h c अपॉन लैम्ब्डा, ये वैल्यू आ गई -2 पाई की स्क्वायर m e की पावर 4 h स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। इस HC को मैं इधर की साइड भेज दूं तो ये डिवाइडेशन में चले जाएंगे और 1 अपॉन लैम्ब्डा, जिसको मैं क्या कह रही थी, न्यू बार, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 पाई की स्क्वायर m e की पावर 4 h की स्क्वायर, तो ये रहा और एक ये पहुंच गया किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूब में, h क्यूब c, ये क्या आया 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं और इसको सबसे पहले रिडबर्ग ने कैलकुलेट किया था। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट से डिनोट किया जाता है और वो होता है RH। इस पूरी वैल्यू को रिडबर्ग कांस्टेंट RH, इसको सबसे पहले रिडबर्ग ने कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1,09,737 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो RH की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो ये होती है 1,09,737 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी ये वैल्यू जो होती है ये होती है 2 पाई की स्क्वायर m e की पावर 4 h क्यूब c। तो मैं इस पूरे की जगह ये रिडबर्ग कांस्टेंट रख दूं RH, तो न्यू बार की वैल्यू मेरे पास आएगी -RH 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। हो सकता है ये माइनस नहीं दे रखा हो, आपको इस इक्वेशंस को ये फॉर्म भी मिल सकती है इसकी, तो वो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। न्यू बार ये इक्वल टू होगा RH 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। मीन्स इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे ही अंदर भेजा ये माइनस में बन गया और ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये थी एनर्जी डिफरेंस या वेव नंबर। हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट n के लिए n2 की वैल्यू डिफरेंट करके एक सीरीज बनाई गई, स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई गई, जिसमें n की वैल्यू n2 की वैल्यू चेंज होती गई और इन लाइनों को अलग अलग नाम दिया गया। n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू कौन से रीजन में आ रही है, सबसे पहले जो सीरीज दी गई वो लाइमन सीरीज है। क्या नाम दिया इन सीरीज को, जो लाइंस मिल रही है हमें, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, टाइप्स ऑफ सीरीज, उसको लाइमन सीरीज कहा। लाइमन सीरीज कब कहेंगे, जब n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू 2, 3, 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। ये हमें जो मिलती है ये यूवी रीजन में मिलती है। कौन से रीजन में मिलती है, यूवी रीजन में मिलती है। लाइमन के बाद जो है वो बामर सीरीज होती है। लाइमन के बाद बामर सीरीज मिलती है। बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 होती है, n2 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। और ये जो मिलती है
ये विजिबल रीजन में मिलती है। कौन से रीजन में मिलती है? विजिबल रीजन में मिलती है। लाइमन, बामर, तीसरा जो है वो पाशन, N1 की वैल्यू 3 और ये मिलेगा 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। और ये बाकी की जितनी भी सीरीज मिलेंगी वो हमें IR रीजन में मिलेंगी। लाइमन, बामर, पाशन और फोर्थ सीरीज जो है वो ब्रैकेट, N की वैल्यू जो है वो 4 है, 5, 6, 7 किसी में भी ट्रांजिशंस हो सकता है और ये भी हमें IR रीजन में ही मिलेगी। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, हमफुंड। P लगा के फुंड, FOUND, फुंड कहाँ मिलेगा? 5 पे। ये कहाँ पे जा रहा है? 6, 7, 8 कहीं पे भी जा सकता है। कौन सी सीरीज होगी? IR रीजन होगा। हमफुंड के बाद हमफ्री, हमफ्री, HUMPHERY, हमफ्री। क्या होगा? N1 इक्वल टू 6 और ये मिलेगा 7, 8, 9 अप टू सो ऑन और ये भी IR रीजन में ही मिलेगा। मैं इसका स्पेक्ट्रल लाइंस दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस टेबल के साथ दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो 1, 2, 3, 4, 5। इसको और थोड़ा बना लेते हैं, हमें चाहिए 7, 8 तक की सीरीज। कम गैप दिखा देते हैं। 6, 7, 8 ये है एनर्जी लेवल्स। क्या है? एनर्जी लेवल्स, जिनको हम n प्रिंसिपल नंबर से डिनोट करते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। क्या कहा? सबसे पहली सीरीज लाइमन सीरीज मिलती है। कहां से कहां जा रहा है? N1 1 से 2 में जा सकता है, 1 से 3 में जा सकता है, 1 से 4 में जा सकता है, 1 से 5 में जा सकता है, 1 से 6 में जा सकता है, 1 से 7 में जा सकता है और 8 में जा सकता है। ये सब कौन क्या कहलाएंगी? लाइमन। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये क्या कहलाएंगी? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइमन। कौन से रीजन में मिलेंगी ये हमें? यूवी विजिबल में। कौन से मिलेंगी? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेंगी। उसके बाद N1 इक्वल टू 2, 2 वाले को हम बामर कहते हैं। 2 से ये 3 में जा सकता है, 2 से ये 4 में जा सकता है, 2 से ये 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, 7 में जा सकता है और 8 में प्रमोट होके जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सीरीज कहलाएगी ये बामर सीरीज कहलाएगी और ये जो सीरीज मिलेगी हमें ये विजिबल रीजन में मिलेगी। बाकी सब स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलेंगी वो हमें IR रीजन के अंदर मिलेंगी। तीसरा है N इक्वल टू 3,
से जब इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होके जा रहे हैं, n=3 वाले एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके जा रहे हैं, तो वो 3 से 4 में जा सकते हैं, 3 से 5 में जा सकते हैं, 3 से 6 में जा सकते हैं, 3 से 7 में जा सकते हैं, 3 से 8 में जा सकते हैं। इन सीरीज को हम जो है वो पार्शियल सीरीज कहते हैं। इन सीरीज को पार्शियल सीरीज कहा जाता है। ये जो सीरीज मिलती है हमें, ये मिलती है आईआर रीजन में। कौन से रीजन में मिलती है? आईआर रीजन में। चौथा, n=4 वाले से 4 वाले एनर्जी लेवल से प्रमोट होके जा रहा है। मैं इसको आगे बढ़ा देती हूँ। n=4 से प्रमोट होके जा रहा है, 4 से 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, 7 में जा सकता है और 8 में जा सकता है। लेकिन इनके लिए n1 की वैल्यू क्या है? 4। जब n1 की वैल्यू 4 में से प्रमोट होके इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो वो ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। और ये सीरीज भी हमें किसमें मिलेगी? आईआर रीजन में मिलेगी। फिर क्या है? n=5 में जब प्रमोट होके 5 से 6 में, 5 से 7 में, 5 से 8 में जाती है तो इसको हमफुंड कहा जाता है। हमफुंड सीरीज मिलती है, फुंड सीरीज मिलती है। और ये जो सीरीज मिलेगी ये आईआर रीजन में मिलेगी। जब n=6 से प्रमोट होके जा रहा है तो हमफ्री कहलाती है। क्या कहलाएगी? ये हमफ्री कहलाएगी। हमफ्री सीरीज कहलाएगी। और ये सीरीज जो मिलती है ये हमें आईआर रीजन में मिलती है। ये सारी की सारी हाइड्रोजन एटम के लिए सीरीज का नाम दिया गया। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस तरीके से ट्रांजिशंस कर सकता है। n=1 से जब ट्रांजिशंस होगा तो वो हमें यूवी रीजन में मिलेगा और उस सीरीज को लाइमन सीरीज कहा जाता है। जो n1=2 से जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उसको बामर सीरीज कहा जाता है और ये विजिबल रीजन में मिलती है। जब n1=3 से ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो ये सीरीज पार्शियल सीरीज कहलाती है और ये हमें आईआर रीजन में मिलती है। जब n=4 से ट्रांजिशंस हो रहे हैं तो ये ब्रैकेट सीरीज कहलाती है और ये भी हमें आईआर रीजन में मिलती है। 5 से ट्रांजिशंस होंगे हम फुंड कहलाएंगे और ये भी हमें आईआर रीजन में मिलेंगे। 6 से होंगे तो हम फ्री कहलाएंगे और ये भी आईआर रीजन में मिलेंगे। ये था आपका बोर मॉडल जो कंप्लीट हो गया। हमने बोर मॉडल की अजम्पशंस पढ़ी, उसके बाद हमने उन अजम्पशंस का यूज करते हुए एटम्स के रेडियस निकाली और उसके बाद वेलोसिटी निकाली उन इलेक्ट्रॉन्स की। वेलोसिटी निकालने के बाद हमने एनर्जी कैलकुलेट की। एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद ट्रांजिशंस में रिक्वायर्ड एनर्जी स्टडी की और उसके बाद हमने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा की स्टडी की कि ये हमें किस तरीके के स्पेक्ट्रा मिलते हैं, किस तरीके से सीरीज बनती है, उन सीरीज को क्या क्या नाम दिया गया है। तो ये था। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक यू।